नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अब से पहले हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े हैं, उनको हमने पूरा कर लिया है। विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों को पूरा कर लिया है। अविकारी शब्दों में हमने क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और पांचवा जो था वो निपात, ये हमने पूरे कर लिए हैं। आज हम इसके आगे जो टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रूपांतरण पढ़ेंगे आज हम। रूपांतरण होता है जैसे विकारी शब्दों को जो बदलते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों में जिसके कारण विकार उत्पन्न होता है उन शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे वचन, लिंग, कारक, काल, वाच्य, अर्थ, ये सभी हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं। रूपांतरण किसे कहते हैं या किसे कहते हैं रूपांतरण संज्ञा, या ये कह सकते हैं सीधा सा विकारी शब्द। कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये किनके द्वारा इनमें विकार उत्पन्न होता है और विकार उत्पन्न होकर इनका रूप क्या हो जाता है, वही रूप रूपांतरण कहलाता है। तो इसमें एक तो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और एक है क्रिया। विकारी शब्द कितने हैं? ये हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें विकार उत्पन्न होता है तभी तो विकारी शब्द कहलाएंगे। ये चार विकारी शब्द हैं। इन विकारी शब्दों को, या ये कह सकते हैं कि विकार किनके कारण उत्पन्न होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये किसके कारण में रूपांतरण आता है, किसके कारण विकार उत्पन्न होता है? लिंग, वचन और कारक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में तो लिंग, वचन और कारक, इनके अनुसार या इनके कारण रूपांतरण आता है या विकार उत्पन्न होता है। क्रिया जो शब्द हैं क्रिया के, उनमें किसके कारण रूपांतरण उत्पन्न होता है या विकार उत्पन्न होता है? लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य, अर्थ और काल। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार, या कारक का ये तीन है, लिंग, वचन और कारक, इनके अनुसार संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में विकार उत्पन्न होता है। और क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य, अर्थ और काल, इनके कारण विकार उत्पन्न होता है या इनके कारण रूपांतरण आता है। तो हम आज रूपांतरण हमने पढ़ लिया कि किसके कारण रूपांतरण आता है। लिंग, वचन, कारक, पुरुष, वाच्य, अर्थ, काल। हम रूपांतरण में ये पढ़ेंगे कौन कौन से? लिंग, वचन,
कारक, पुरुष, वाच्य, अर्थ, काल। ये तो दोनों में ही है, ये तो दोनों में ही है। ठीक है, तो हम इनको पढ़ेंगे, लिंग को, वचन को, कारक को, पुरुष को, वाच्य को, अर्थ को और काल को। रूपांतरण में ये 7 टॉपिक हैं, हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है लिंग का। लिंग, लिंग का अर्थ क्या है? लिंग का अर्थ लिंग क्या है? लिंग का क्या अर्थ है? लिंग का अर्थ है चिन्ह। लिंग का क्या अर्थ है? चिन्ह। लिंग का अर्थ है चिन्ह यानी पहचान। लिंग का क्या अर्थ है? चिन्ह यानी पहचान। किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ भी कह सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की पहचान का माध्यम है, या किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, वस्तु कर दो, पदार्थ कर दो, की पहचान का माध्यम। लिंग है वो किसी व्यक्ति, वस्तु की पहचान का माध्यम है, या चिन्ह भी कह सकते हैं, यानी पहचान। लिंग का मतलब क्या है? चिन्ह या पहचान, किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान का माध्यम। ये आप नोट करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि लिंग क्या होता है। आप बार बार इसको पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। अब इसकी परिभाषा, लिंग की परिभाषा। लिंग का अर्थ आपने पढ़ लिया कि लिंग का अर्थ है चिन्ह, किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान का माध्यम है। अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग की परिभाषा, लिंग किसे कहा जाता है? शब्दों या पदों के जिस रूप से, शब्दों या पदों के जिस रूप से किसी विकारी शब्द के स्त्री होने का या पुल्लिंग होने का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। समझ में आ गया? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जगह पुरुष और स्त्री भी कर सकते हैं आप। ठीक है, शब्दों या पदों के जिस रूप से, फिर से सुन लो, शब्दों या पदों के जिस रूप से किसी विकारी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। फिर से सुन लो, शब्दों या पदों के जिस रूप से किसी विकारी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। समझ में आ गए? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप, बार बार कहता हूं, कमेंट में लिख के आप मुझे जरूर बताएं। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लिंग का अर्थ और इसकी परिभाषा। परिभाषा में लिख देता हूं, पदों, पद शब्द को ही कहते हैं, पदों के जिस रूप से, जिस रूप से किसी विकारी, विकारी कहेंगे क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, इनमें ही रूपांतरण आता है। विकारी शब्द के पुरुष या स्त्री
जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। परिभाषा देख सकते हैं आप लिंग की परिभाषा। फिर से बता दूं, लिंग का अर्थ है चिन्ह, किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान का माध्यम होता है इसका अर्थ। परिभाषा पदों या शब्दों के जिस रूप से किसी विकारी शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। ये थे लिंग का अर्थ और लिंग की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे इसके भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के 2 भेद होते हैं, और 2 भेद आपको पता ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हिंदी भाषा में 2 ही होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 होते हैं। और हिंदी भाषा में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इनकी परिभाषा किसी विकारी शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। सरल सी परिभाषा है, किसी विकारी शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। ये इसके भेद हो गए 2 शब्द, लिंग का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, और इसके भेद हो गए। ठीक है, अब ये काम पूरा हो गया। अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अलग अलग पढ़ेंगे। अलग अलग आपको ये तो बता ही दिया कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। इनके भेद बता दिए, दोनों भेदों की परिभाषा बता दी। अब पुल्लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं पूरा बताऊंगा, और उसके बाद में स्त्रीलिंग पूरा जो जितने भी शब्द हैं स्त्रीलिंग के वो आप कैसे बताओगे कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बहुत बार कंपटीशन एग्जामों में ऐसे प्रश्न आते हैं, कोई भी शब्द दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या ऐसे भी देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कोई भी पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपको पुल्लिंग के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले हम पुल्लिंग को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे लिंग निर्णय। लिंग निर्णय का मतलब है किसी भी शब्द के बारे में जानना कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग को पढ़ते हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पहला ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़ करके। कुछ अपवाद भी होते हैं, वो साथ साथ आपको बताऊंगा मैं। पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं, ग्रहों के नाम हैं, वो सभी पुल्लिंग हैं। स्त्री जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और बाकी जितने भी ग्रहों के नाम हैं वो सारे पुल्लिंग नाम हैं। दूसरा है महीनों और दिनों के नाम। महीनों और दिनों के नाम। महीनों के नाम और दिनों के नाम, ये सभी पुल्लिंग है। जितने भी महीनों के नाम हैं, जितने भी दिनों के नाम हैं, वो सभी पुल्लिंग है। तीसरा है पर्वतों के नाम। पर्वतों के
नाम। खुद पर्वत नाम भी पुल्लिंग है और जितने भी पर्वतों के नाम हैं वो सभी पुल्लिंग हैं। चौथा है देशों के नाम। विश्व में जितने भी देश हैं, कोई भी देश हो, उन सभी देशों के नामों को भी हम पुल्लिंग शब्दों के नाम से जानेंगे। जितने भी शब्द हैं, देश हैं, उन देशों के जो नाम हैं वो सभी पुल्लिंग हैं। समुद्रों, महाद्वीपों, समुद्रों, महाद्वीपों, जल, थल आदि के नाम, आदि के नाम सभी पुल्लिंग है। केवल नदी, झील और खाड़ी, इनको छोड़ करके। समुद्रों के नाम, महाद्वीपों के नाम, जल, थल आदि के नाम, जिसमें नदी, झील और खाड़ी, इनको छोड़ दिए क्योंकि नदी, झील और खाड़ी स्त्रीलिंग नाम है। तो इन सब तीनों नामों को छोड़ करके बाकी जितने भी नाम हैं, चाहे वो समुद्रों के नाम हो, चाहे द्वीपों के नाम हो, चाहे जल, थल आदि जितने भी नाम हैं, वो सारे पुल्लिंग हैं। झील, नदी और खाड़ी, ये तीन नाम इनमें अपवाद हैं, यानी स्त्रीलिंग है। छठा है घी, दूध, अनाजों, अनाजों के नाम। घी, दूध स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। और अनाजों के नाम, सभी अनाजों के नाम केवल मक्का और ज्वार को छोड़कर सभी अनाज जो हैं वो पुल्लिंग है। सभी अनाज क्या हैं? पुल्लिंग है। केवल मक्का और ज्वार को आपको छोड़ना है क्योंकि अपवाद है, स्त्रीलिंग है इसलिए। ठीक है, 6 हमारे नियम हो चुके हैं। आगे और भी नियम है, वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। 7वां है धातुओं के नाम। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम केवल चांदी को छोड़ करके, चांदी को छोड़कर। चांदी को छोड़कर सभी धातुएं हैं वो पुल्लिंग नाम है। अगला है 8वां पेड़ों के नाम या वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम जिसमें तुलसी, इमली, खेजड़ी, कचनार, तुलसी, इमली, खेजड़ी, कचनार, जामुन, को छोड़कर इनको आप छोड़ दीजिए। तुलसी, इमली, खेजड़ी, कचनार, जामुन, इनको छोड़कर सभी वृक्षों के जो नाम है वो पुल्लिंग नाम है। 9वां है देवताओं के नाम। देवताओं के नाम, सभी देवताओं के नाम,
सभी देवताओं के नाम पुल्लिंग है। अगला है रत्नों के नाम। रत्नों के नाम जिसमें मणि जो है वो स्त्रीलिंग है, तो मणि को छोड़कर सभी रत्न जो हैं वो पुल्लिंग है। मणि को छोड़कर सभी रत्नों के जो नाम है वो पुल्लिंग नाम है। द्रव्य पदार्थों के नाम। द्रव्य पदार्थों के नाम। द्रव्य पदार्थों के नाम में लस्सी और चाय को छोड़कर। द्रव्य पदार्थों के नाम में लस्सी और चाय को छोड़कर, वैसे शराब भी आती है लेकिन हम अध्ययन में शराब नहीं पढ़ेंगे। आप लिख सकते हैं कि लस्सी, चाय और शराब, इन तीनों को छोड़ करके जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं उन सभी द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग में आएंगे। अगला है समय सूचक नाम। समय सूचक नाम। समय सूचक नाम, इसमें शाम भी आएगी, संध्या और रात को छोड़कर सभी नाम क्या हैं? पुल्लिंग है। साय, संध्या, रात, इनको छोड़कर सभी नाम है वो पुल्लिंग है। ये हमारे 12 हो गए। और भी इसके नियम हैं, ये आपने पढ़ लिए। धातुओं के नाम, चांदी को छोड़कर जैसे सोना है, लोहा है, पीतल है, एल्यूमिनियम है, जितने भी धातुओं के नाम हो सारे पुल्लिंग है। वृक्षों के नाम तुलसी, इमली, खेजड़ी, कचनार, जामुन, इनको छोड़कर जितने भी हैं, नीम है, अनार है, कीकर है, आम है, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी वृक्ष हैं, पीपल, वटवृक्ष, जितने भी हैं वो पुल्लिंग हैं। देवताओं के नाम, जितने भी देवताओं के नाम हैं, इंद्र है, विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, राम है, ये सारे देवताओं के नाम भी पुल्लिंग हैं। रत्नों के नाम मणि को छोड़कर सारे, जैसे मोती है, पारस है, ये सभी पुल्लिंग हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम लस्सी, चाय को छोड़ करके पानी है, और भी रस है, द्रव्य पदार्थ हैं, वो सारे पुल्लिंग हैं। समय सूचक शब्द साय, संध्या, रात, इन सभी को छोड़ करके पल, क्षण, जितने भी ये नाम हैं वो सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, और भी इसके नियम हैं, वो भी आपको बता। अगला है 13वां, शरीर के अंगों, शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम अंगुली को छोड़ करके, अंगुली को छोड़कर। अंगुली को छोड़कर सभी शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे वो नाक हो, कान हो, सिर है, माथा है, गाल है, होठ है, गर्दन है, पेट है, कमर है, जितने भी वर्णमाला के वर्णों, वर्णमाला के वर्णों, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में जितने भी स्वर और व्यंजन है वो सभी पुरुष
पुल्लिंग है, किनको छोड़ करके? छोटी ई, बड़ी ई और वी, इन तीन को छोड़ करके सारे पुल्लिंग हैं। पुल्लिंग शब्द हैं सारे, इन तीन को छोड़ करके सारे पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। अगला है संस्कृत भाषा में भी आए। संस्कृत भाषा में ख, ज, न, त्र, ये हिंदी में भी आते हैं। ख, ज, न, त्र से अंत होने वाले, से अंत होने वाले शब्द ख, ज, न, त्र, ख, ज, न, त्र, इनसे अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, जैसे सुख, नय, शास्त्र, जलज, सुख, शास्त्र, जलज, नयन, अंत में या तो खयाय या जयाय या नयाय या त्रयाय। इन सभी चारों जो वर्ण हैं, इन जो शब्द ये इससे अंत होगा, ख, ज, न, त्र से अंत होगा जिन शब्दों का, वे सारे शब्द क्या होंगे? जैसे सुख है, शास्त्र है, जलज है, नयन है, ये सभी पुल्लिंग होंगे। अगला है सोलवा है प्राणीवाचक, प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं जो हैं वो भी पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे मनुष्य है, मनुष्य, मानव, लड़का, पुरुष, ये सभी प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। अगला है 17वां, संस्कृत के अप्रत्यय वाले शब्द। संस्कृत के अप्रत्यय वाले, ये भी कह सकते हैं संस्कृत के अ से अंत होने वाले, क्योंकि जो प्रत्यय हैं वो अंत में ही लगते हैं, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत के अ वर्ण के अ स्वर वाले शब्द, अ अंत, एम जो अंत होता है अ का जिन शब्दों में, वे सारे शब्द, या यूं भी कह सकते हैं कि संस्कृत के अप्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे जय, पराजय, इनको छोड़ करके सारे जो अप्रत्यय वाले जो शब्द हैं, जय, पराजय को छोड़कर संस्कृत के जय और पराजय, इन दो शब्दों को छोड़कर, जिनमें अ आता है, अंत में अ प्रत्यय आता है, इन दो शब्दों को छोड़कर के सभी जो संस्कृत के अ प्रत्यय वाले शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं। 17 नियम हो गए। 18वां नियम है हमारा आबा, आव, आवा, आर, अ, अव, ई, एरा, त्वय, दान, पन, य से अंत होने वाली भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं जो इन शब्दों से अंत होते हैं जिसका, ठीक है, जैसे बुढ़ापा, पहनावा, हिंदुत्व, ये सभी भाववाचक जो संज्ञाएं हैं, इन शब्दों से, ये शब्द जिसके अंत में आएंगे वो वे भाववाचक संज्ञाएं होंगी, भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। संज्ञा के आगे ये लगने से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, ये शब्द लगने से, और वे सारी
पुल्लिंग शब्द कहलाती है, पुल्लिंग शब्द होती है। 19वां है संस्कृत के जय प्रत्यय वाली संज्ञाएं, जय प्रत्यय वाली संज्ञाएं। संस्कृत के जय प्रत्यय वाली संज्ञाएं भी सारी पुल्लिंग शब्द होती है। जैसे नीरज, देशज, नीरज, देशज, ये जो शब्द होते हैं ये जय प्रत्यय से बने हैं, जो पुल्लिंग शब्द हैं। 20वां हमारा संस्कृत के त प्रत्यय वाली संज्ञाएं। संस्कृत के तय प्रत्यय वाली संज्ञाएं, तय जिस शब्द के अंत में आता है, अंत में क्या लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं। तो संस्कृत के तय प्रत्यय वाली संज्ञाएं, संस्कृत के पय प्रत्यय वाली संज्ञाएं भी सभी पुल्लिंग शब्द कहलाती हैं। जैसे स्वागत, आगत, पूत, ये सभी संज्ञाएं जिसके अंत में प्रत्यय के रूप में क्या लगता है? तय लगता है। संस्कृत के शब्द होते हैं, ये सभी तय प्रत्यय वाली संज्ञाएं पुल्लिंग शब्द कहलाती हैं। पुल्लिंग, ये सभी तय प्रत्यय वाली संज्ञाएं पुल्लिंग शब्द होती है। 20 हो गए हमारे। 21वां नियम है पुल्लिंग को पहचानने का। संस्कृत की त्वय, त्य, व, र्य वाली भाववाचक संज्ञाएं, ये अंत में आए। संस्कृत की त्वय, त्य, व, र्य प्रत्यय वाली भाववाचक संज्ञाएं, प्रत्यय नाम नहीं लिखा मैंने, या अंत होने वाली भाववाचक संज्ञाएं, जैसे वीरत्व, साहित्य, गांभीर्य, ये जो शब्द हैं इनसे अंत होने वाले शब्द, भाववाचक संज्ञाएं, वे सारी पुल्लिंग शब्द हैं। 22वां है हमारा संस्कृत के आय, जैसे संस्कृत में जितने भी शब्द हैं उन्हीं को लेना है। हिंदी वाले शब्द या और दूसरी भाषाओं से जो शब्द आए हैं उनको नहीं लेना है। संस्कृत का मतलब है तत्सम। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए, जो के त्यों आ गए, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपको संस्कृत के ही शब्द लेने हैं, ठीक है। आय, आर, आस, प्रत्यय वाले प्रत्यय वाली संज्ञा, वाली संज्ञाएं। संस्कृत के आय, आर, आस, इन तीन प्रत्ययों वाली जो संज्ञाएं हैं वो भी पुल्लिंग शब्द होती है। जैसे मास, उपाय, प्रकार, उपाय, ये हो गए प्रकार, इससे मास, ये आय, आर, आस वाली जो प्रत्यय वाली जो संज्ञाएं होती हैं वे भी संस्कृत के शब्द होने चाहिए, वे सभी पुल्लिंग शब्द कहलाती हैं। तो ये हमारे 22
नियम थे लिंग निर्णय के, और वो भी किसके, पुल्लिंग के। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के लिए केवल पुल्लिंग के जितने भी नियम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, शॉर्ट से शॉर्ट बताए हैं मैंने आपको, ज़्यादा लंबा नहीं बताया है। नियमों को छोटे से छोटे रूप में आपको मैंने आपके सामने व्यक्त किए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। नोटबुक अपने अभ्यास पुस्तिका में जरूर उतारें उसको, और आवश्यकता पड़ने पर इसका अध्ययन करें। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी स्टडी कैसी लगी, आपको अध्ययन करने में कैसी रुचि आ रही है नहीं आ रही है, हमारा अध्ययन रुचिकर है या नहीं है, आप जरूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय माँ भारती, जय हो।